नमस्कार दोस्तों। यह भाई साहब आरबीएससी की बुक है, ओल्ड वाली। ठीक है ना। आरबीएससी 10। ठीक, आरबीएससी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। शानदार बुक है, सरकारी बुक है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं परंपरागत जल प्रबंधन। ठीक है ना। सत्र 2010-11 की है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से हैं। हर एक तथ्य, हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को, और जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य रहेंगे उनको अपन अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, परंपरागत जल प्रबंधन। अध्याय 3। जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से है। हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान जल संचयन प्रबंधन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। प्राचीन अभिलेखों में भी जल प्रबंधन का भी पता चलता है। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में भी जल संरक्षण परंपरा विकसित थी। पौराणिक ग्रंथों में तथा जैन बौद्धिक साहित्य में नहरों, तालाबों, बांधों, कुओं और झीलों का विवरण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त है। भारत में जल संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्ति की दृष्टि से काफ़ी विषमताएं मिलती है। अतः जल संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही जल संसाधन की प्रणाली विकसित होती है, जैसे कि हिमालय में नदी से जल संचयन। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है। ये बताइए, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका विवरण मिलता है ये जूनागढ़ अभिलेख से? सुदर्शन झील के निर्माण का। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त है। भारत में जल संसाधन, सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त है। भारत में जल संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्ति की दृष्टि से काफ़ी विषमताएं मिलती है। अतः जल संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही जल संसाधन की प्रणालियाँ विकसित होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त है। भारत में जल संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्ति की दृष्टि से काफ़ी विषमताएं मिलती है। अतः जल संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही जल संसाधन की प्रणाली विकसित होती है। जैसे हिमालय में नदी से जल संचयन की प्रणाली विकसित हुई, जबकि राजस्थान में केवल जल वर्षा से संचयन किया जाता है। अतः भारत में जल प्रबंधन प्रणाली वहाँ के भौगोलिक परिवेश के अनुरूप विकसित हुई। राजस्थान पानी के लगभग सभी स्रोतों की उत्पत्ति से संबंधित लोक कथाएं प्रचलित है। बाणगंगा की उत्पत्ति अर्जुन के तीर मारने से जोड़ते हैं। वहीं भीम द्वारा जमीन में पैर मारकर पानी का फव्वारा निकालने की कथा कहते हैं। राजस्थान के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का निर्माण किया है। यही पानी के पारंपरिक स्रोत है। नाड़ी, तालाब, चौहड़, बांध, सागर सरोवर आदि। कुआं और बावड़ी भी पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कुएं का मालिक एक अकेला ही परिवार होता था, जबकि बावड़ी धार्मिक दृष्टिकोण से निर्मित करवाई जाती थी। वह सभी लोगों के लिए होती थी। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियाँ स्तरीय है। यहाँ जल संचय की परंपरा सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। जल स्रोतों को पूजा जाता है। यहाँ के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का आविष्कार किया है, जिसके आधार पर कठिन जीवन को भी सहज बना दिया है। राजस्थान के अनेक स्रोतों में जल महत्व की लोक कथाएं प्रचलित है। पिछले कुछ समय से जल संरक्षण प्रबंधन शब्द महत्वपूर्ण हो गया है। कई विकासात्मक योजनाएं तथा उद्योग जगत जल संरक्षण अवधारणा से प्रभावित हुआ है। अतः तेजी से कम होता जल कई विकासात्मक योजनाएं तथा उद्योग जगत जल संरक्षण अवधारणा से प्रभावित हुआ है। अतः तेजी से कम होता जल एवं जल संरक्षण संसाधन को पुनर्जीवित किया जाए, इसकी आज महती आवश्यकता है। परंपरागत जल प्रबंधन की प्रणालियों को विकसित किए जाने से ही इस समस्या का समाधान है। जल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जल संरक्षण ही
विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की अवधारणा से 8वें नंबर पर है। जल संरक्षण की विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। जल संरक्षण विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की अवधारणा से 8वें नंबर पर है। देश की 5.5% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। देश की, परंतु देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही राजस्थान में प्राप्त है। ठीक है ना। कितने कौन से नंबर पर है? जनसंख्या की अवधारणा से 8वें नंबर पर। और देश की जनसंख्या निवास करती है राजस्थान में 5.5। और जल का कितना प्रतिशत है? 1%। 5.5 1%, 8वें नंबर। इसलिए परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत। तालाब। तालाब में वर्षा का पानी को एकत्रित किया जाता है। प्राचीन काल से तालाबों का अस्तित्व रहा है। तालाबों की जमीन कुआं भी होता था। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी समाज की होती थी। पहला आ रहा भाई साहब तालाब। ठीक है ना। परंपरागत तालाब में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। प्राचीन काल से तालाबों का अस्तित्व रहा है। तालाबों की जमीन कुआं भी होता था। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी समाज की होती थी। हर गाँव में मिलते हैं भाई साहब तालाब। धार्मिक तालाबों की सुरक्षा व संरक्षण अच्छा हुआ है। अनेक तालाबों का शहरीकरण हो गया है। राज्य में स्थित तालाबों पर तत्काल ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे अनेक कुओं एवं बावड़ियों को पानी मिलता है। मुख्य तालाबों की जिलेवार स्थिति। सवाई माधोपुर में है भाई साहब तालाब है। सुख सागर तालाब, काला सागर, सुख है ना, काला सागर और जंगली तालाब। बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये बताइए सुख सागर तालाब कहाँ है, यहाँ पर जंगली तालाब कहाँ है, काला सागर तालाब कहाँ है। सुख सागर तालाब सवाई माधोपुर, सुख, काला सागर, जंगली तालाब। पाली में है हेमावास, दांतीवाड़ा, मथुना तालाब। हेमावास, दांतीवाड़ा, मथुना तालाब, पाली। ठीक। भीलवाड़ा, सरेरी, खारी। मेजा तो याद है यार, मेजा खोटारी नदी पे भीलवाड़ा। लेकिन सरेरी और खारी भी भीलवाड़ा में है। सरेरी, खारी, भीलवाड़ा। उदयपुर, बांगोलिया तालाब। ओनली एक तालाब है भाई उदयपुर में, बांगोलिया, बांगोलिया तालाब। चित्तौड़गढ़, पद्मिनी तालाब है ना, वानकिया, मुरालिया, सेनापानी तालाब। पद्मिनी तालाब चित्तौड़गढ़, वानकिया, मुरालिया, लिया, किया। ठीक है ना, वानकिया, मुरालिया, सेनापानी तालाब। फिर बूंदी है कीर्ति मोरी, वाड़ा, हिंडोली। हिंडोली तालाब देख लिया भाई, बहुत शानदार तालाब है हिंडोली तालाब। हिंडोली तालाब इस जगह हुआ है, यहाँ पर शानदार तालाब है। बरड़ा, कीर्ति मोरी, कीर्ति मोरी, बरड़ा, हिंडोली तालाब। भरतपुर, पार्वती, बारेठा तालाब। जैसलमेर, गढ़ी सीसर तालाब, गढ़ी सीसर, गढ़ सीसर है, गढ़। डूंगरपुर, एडवर्ड, इंग्लिश में है ना, एडवर्ड। डूंगर है, एडवर्ड सागर।
प्रतापगढ़, रायपुर, गंदेर, खैरोट, घोटारसी, ढलमू, अचलपुर, चांजली, अचलावदा, सांकथली तथा तेजसागर तालाब। प्रतापगढ़, रायपुर, गंदेर, खरोट। यार प्रतापगढ़ में बहुत है भाई। रायपुर, गैधेर, रायपुर, गैधेर, खरोट, घोटारसी है घोटारसी, ढलमू, अचलपुर, जांचली, अचलावदा, सांकथली तथा तेजसागर तालाब। ठीक। प्रतापगढ़, रायपुर, गंदेर, खैरोट, घोटारसी, ढलमू, अचलपुर, चांजली, अलावदा, सांकथली तथा प्रतापगढ़। ये राजस्थान है अपना ना। ये प्रतापगढ़ यहाँ है, कहीं यहाँ है ना आसपास। प्रतापगढ़, रायपुर, गंदेर, खरोट, घोटारसी, ढलमू, अचलपुर, चांजली, अचलावदा, सांकथली तथा तेजसागर तालाब। गढ़ी सीसर, जैसलमेर, डूंगरपुर, एडवर्ड, पार्वती, भरतपुर, बारेठा, भरतपुर, कीर्ति मोरी, बड़ला, हिंडोली, बूंदी, पद्मनी, वानकिया, मुरालिया, सेना पानी, चित्तौड़गढ़, वांगोलिया, उदयपुर, सरेरी खारी, मेजा तालाब, भीलवाड़ा, सरेरी खारी, मेजा, अहमाबाद, दांतीवाड़ा, पाली, मुथाना तालाब, पाली, अहमाबाद, दांतीवाड़ा, मुथाना, सुखसागर, काला सागर, जंगली। झीलें पड़ते हैं भाई हैं। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण सर्वाधिक झीलों में होता है। यहाँ पर प्रसिद्ध झीलें हैं। यहाँ के राजा, सेठों व बंजारों और जनता ने झीलों का निर्माण करवाया। लाल सागर झील 1800 ईस्वी के लाल सागर झील 1800 ईस्वी, बहुत पहले बन गई भाई लाल सागर झील। 1800 ईस्वी। अच्छा, लाल सागर झील 1800 ईस्वी। केलाना झील 1872 और तखत सागर झील 1932 और उम्मेद सागर झील 1931। आकार की दृष्टि से विशाल है। इनमें 70 करोड़ घन फीट जल तक आ सकता है। पुष्कर झील का धार्मिक महत्व है। झीलों का सिंचाई के रूप में प्रयोग होता है और कहीं पेयजल के रूप में भी। भाई देख सुन मेरी बात, लाल सागर झील 1800 ईस्वी सबसे पहली झील है। कहाँ है ये पता नहीं है। फिर केलाना झील, कायलाना अलग है, केलाना अलग है, 1872। तखत सागर झील 1932, उम्मेद सागर झील 31। इनमें 70 करोड़ घन फीट जल तक आ सकता है। पुष्कर झील का धार्मिक महत्व है। झीलों का सिंचाई के रूप में प्रयोग होता है और कहीं पेयजल के रूप में। झीलों की जिलेवार स्थिति। अजमेर, आना सागर, पौवा सागर, पुष्कर झील। अजमेर है ना, अजमेर, आना सागर, ऐसे अजमेर ऐसे आना सागर है। ये तो याद है आना सागर तो। पुष्कर भी याद है, पौवा सागर याद नहीं है। पौवा, अजमेर। अलवर में भाई साहब यार ये याद नहीं है। अलवर, सीली शेर नहीं दी है इसमें।
जय सागर है ना, मान सरोवर है, विजय सागर है। जय सागर अलवर में, जय मानस रोवर है भाई, मान सरोवर नहीं है, मानस रोवर है। ठीक, विजय सागर, जय सागर, मानस रोवर, विजय सागर। अजमेर, आना सागर, भव सागर, पुष्कर झील। आना सागर, भव सागर, पुष्कर झील। ये तो याद है ना, आना सागर, पुष्कर झील। भव सागर याद नहीं है, भव सागर कहाँ है? अजमेर में। और ये एक भी याद नहीं है, जय सागर, मानसरोवर, विजय सागर। अलवर जय सागर है, मानसरोवर है और विजय सागर है। जय सागर, मानस रोवर, विजय सागर है ना, जय सागर, मानस रोवर और विजय सागर। उदयपुर में भाई साहब फतेह सागर, पिछोला। ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए पिछोला झील है। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। पिछोला उदयपुर, फतेह सागर, पिछोला, जय संबंध, उदय सागर, स्वरूप सागर। जब भाई साहब बात बताऊँ, देख सागर सागर है ना, ये तो तीन तो उदयपुर में ही है। फतेह सागर, उदयपुर से उदय सागर और स्वरूप सागर। पिछोला और जय संबंध ये नहीं है। करौली, नागतलाई, चुक्कर, ममचेड़ी, नीदर। अच्छा, करौली में ये पता ही नहीं है। नागतलाई झील, फिर चुक्कर, ममचेड़ी, नीदर, नागतलाई, करौली, चुक्कर, करौली, ममचेड़ी, करौली, नीदर, करौली। अच्छा, नाग, चुक्कर, ममचेड़ी, नीदर। ठीक है भाई। कोटा में जवाहर सागर है, एक ओनली है ना। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और भोपाल सागर, कोई दिक्कत नहीं है। जवाहर सागर क्वेश्चन ऐसे देगा वो, बताइए जवाहर सागर झील है कोटा में या चित्तौड़गढ़ में। उसको पता है कि बंदा कैसे कंफ्यूज होगा, वो ऐसा ही ऑप्शन देगा, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है टफ। ठीक है ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन टफ नहीं बनता है, ऑप्शन से टफ बनता है। ये कोटा जवाहर सागर है ना, चित्तौड़गढ़ और राणा प्रताप जी हैं, राणा प्रताप और भोपाल सागर। चूरू में ताल छपर, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर में सांभर झील है, चापरवाड़ा झील है, चंबा रामगढ़ है, चापरवाड़ा झील, चंबा रामगढ़। जालौर में वाकली बांध, वीठल बांध। जालौर में भाई साहब पे ज़्यादा है ना, वीठली बांध और वाकली वीठल, कोई दिक्कत नहीं है, वाकली वीठल झील है ये बांध है, लेकिन झील है वाकली बांध और वीठल बांध। अब है जैसलमेर, गढ़ सीसर, उम्मेद सागर, प्रताप सागर, गढ़ सीसर। यार गढ़ सीसर पहले भी आया भाई, जैसलमेर है ना, गढ़ सीसर।
गढ़सीसर तालाब में भी नंबर आया है। जैसलमेर गढ़सीसर तालाब, गढ़सीसर झील भी है। उम्मेद सागर, प्रताप सागर। जोधपुर बालसमंद, उम्मेद सागर, सेम दोनों हैं, उम्मेद सागर, प्रताप सागर। ठीक है भाई। झालावाड़ मानसरोवर, झुंझुनू अजीत सागर बांध, टोंक बीसलपुर टोरडी सागर, डूंगरपुर गेप सागर, सोम कमला अम्बा। डूंगरपुर गेप सागर, डूंगरपुर गेप सागर, सोम कमला है ना। डूंगरपुर, टोंक बीसलपुर और टोरडी। बीसलपुर तो याद है ना, बीसलपुर टोंक है, लेकिन टोरडी सागर ये पता नहीं है। टोरडी सागर ऐसे कर सकते हैं इसको, टोरडी टोंक है ना। बीसलपुर तो याद ही है, बीसलपुर टोंक, टोरडी टोंक, टों से टोंक। अजीत सागर बांध झुंझुनू है, अजीत। झालावाड़ मानसरोवर, झालावाड़ मानसरोवर। जोधपुर बालसमंद, उम्मेद सागर, बालसमंद, उम्मेद सागर, प्रताप सागर। बालसमंद ये सेम है, जैसलमेर में जोधपुर में उम्मेद सागर और प्रताप सागर। इसमें गढ़सीसर है, इसमें बालसमंद है। वांकली बांध और बीटल बांध जो जालोर। सामर झील, चापरवाड़ा झील, जम्वा रामगढ़, जयपुर। चूरू ताल चापर झील, चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर झील। राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर झील। राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर। बताइए भोपाल सागर झील कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कोटा में है जवाहर सागर। नागतलाई, चुक्कर, ममचेड़ी, नीदर, करौली। फतेह सागर, पिचोला, जयसमंद, उदय सागर, स्वरूप सागर, उदयपुर। जयसागर मानसरोवर, विजय सागर। जयसागर मानसरोवर, विजय सागर। आना सागर, भोय सागर, पुष्कर झील। अजमेर, आना सागर, भोय सागर, पुष्कर झील। आना सागर, भोय सागर, पुष्कर झील। ठीक है ना, आगे चलते हैं अब। आना सागर, भोय सागर, भोय सागर। अलवर जय सागर मानसरोवर, विजय सागर। जय सागर अलवर में है ये। जय मानसरोवर, मानसरोवर नहीं है ये, मानस सरोवर, मानस सरोवर, मानस सरोवर। ठीक, मानस सरोवर है अलवर। विजय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, उदय सागर, स्वरूप सागर। नागतलाई, चुक्कर, मुंचेड़ी, नीदर, जवाहर सागर, कोटा। राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। कोई दिक्कत नहीं है ना। कोटा में ओनली जवाहर है, चित्तौड़ में राणा जी है और भोपाल है। चूरू में ताल चापर है। सामर झील, ताल चापरवाड़ा झील, जम्वा रामगढ़। वांकली बांध, बीटल बांध, जालोर। जैसलमेर गढ़सीसर, उम्मेद सागर, प्रताप सागर। जोधपुर बालसमंद, उम्मेद सागर, प्रताप सागर।
जोधपुर। बाल समुद्र, उम्मेद सागर, प्रताप सागर। झालावाड़, मानसरोवर। झालावाड़, मानस सरोवर है ना, और मानस सरोवर, मानसरोवर ही होगा ये। अलवर में है, झालावाड़ में है। झुंझुनू, अजीत। टोंक, बीसलपुर, टोडी सागर। डूंगरपुर, गेप सागर, सोमकमला। दौसा, दौसा में है कालक सागर है ना। धौलपुर में है राम सागर, तालाब शाही। नागौर में डिडवाना, वाकरी, मोलास। सरदार संसद, सरदार समंद, पाली। बाड़मेर, पंचपदरा, पंचपदरा। 12, उम्मेद सागर, अकलेरा सागर। यार बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। बीकानेर, लूणकरण, अनूप सागर, गजना झील। बूंदी, नवलख सागर, जैत सागर, सूर सागर। भरतपुर, मोती झील। भीलवाड़ा, मंडल ताल, कारी बांध, जेतपुरा बांध। राजसमंद, राजसमंद झील। सवाई माधोपुर, पांचना बांध। गलत है यार इसमें ये, पांचना बांध करौली में है, पांचना बांध करौली में है। मोरेल बांध। सिरोही, नक्की झील। सीकर, रायपुर बांध। श्रीगंगानगर, शिवपुर हेड़ झील। हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़, तलवाड़ा। शिवपुर हेड़, सीकर, रायपुर बांध और सिरोही, नक्की। पांचना बांध, मोरेल बांध, पांचना करौली में है। राजसमंद, राजसमंद झील। ये फैल का है, इस वजह से सवाई माधोपुर में, वो करौली शायद नहीं बना है ना, सवाई माधोपुर सबका है शायद, ये कुछ ऐसे है पता नहीं। पांचना करौली में है। मोरेल बांध, राजसमंद, राजसमंद झील। भीलवाड़ा, मंडल ताल झील, खारी बांध न, जेतपुर बांध। भरतपुर, मोती, भरतपुर में मोती है। नवलख सागर, जैत सागर, सूर सागर। नवलख सागर, जैत सागर, सूर सागर। नवलख सागर। बीकानेर, लूणकरणसर, अनूप सागर, गजना झील। बीकानेर, लूणकरणसर, अनूप सागर, गजना झील। लूणकरणसर। लूणकरणसर, लूणकरणसर, अनूप सागर, गजना झील। लूणकरणसर, अनूप सागर, गजना झील। बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध। उम्मेद सागर, अकलेरा सागर। बाड़मेर, पंचपदरा। पाली, सरदार समंद। डिडवाना, भाखड़ी, मोलास। दौसा, कालक सागर। यार दौसा, दौसा में कालक सागर है। राम सागर, तालाब शाही, धौलपुर। नागौर, डीडवाना, ये तो याद है। भाखड़ी, मोलास, ये याद नहीं है। सरदार समंद, पाली। पंचपदरा, उम्मेद सागर, अकलेरा सागर। गजना झील।
नवलख सागर सरकारी बुक है भाई साहब, इसमें जो है नवलख सागर, चेत सागर, सूर सागर। मोती, मंडलताल, कारीवान, जेतपुरा, पांचना, मोरेल, नक्की झील, रायपुर बांध, शिवपुर हेड झील, तलवाड़ा झील। झीलों की जिलेवार स्थिति। ठीक, तो चलिए ठीक है ना। आना सागर, भौय सागर, पुष्कर, जयसागर, मानसरोवर, विजय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, उदय सागर, स्वरूप सागर, नागतगल, जुग्गर, ममचेड़ी, ममाचरी, ममचेड़ी, नीदर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर, ताल चापर झील, सांबर झील, चापरवाड़ा झील, जवारामगढ़, वाकली बांध, बीठल बांध, जालौर, गढ़सीसर, उम्मेद सागर, प्रताप सागर, बालसमंद, उम्मेद सागर, प्रताप सागर, ये तो दोनों सेम ही है क्या। मानसरोवर, झालावाड़, झुंझुनू, अजीत सागर बांध, टोंक, बीसलपुर, टोडी सागर, गेव सागर, सोम कमलाम्बा, दौसा, कालक सागर, धौलपुर, राम सागर, तालाब शाही, डीडवाना, भाखड़ी, मोलास, पाली, सरदार समंद, बाड़मेर, पंचपदरा, उम्मेद सागर, अकलेरा सागर, माई बजाज सागर बांध, लोणकणसा, अनूप सागर, गजना झील, नवलखा सागर, जेत सागर, सूर सागर, मोती झील, मांडलताल, कारी बांध, जेतपुरा बांध, राजसमंद झील, पांचना बांध, मोरेल बांध, नक्की झील, रायपुर बांध, शिवपुर हेड झील, तलवाड़ा झील, नाड़ी। अब आते हैं नाड़ी पे। यह एक प्रकार का पोखर होता है, इसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। यह विशेषकर जोधपुर की तरफ होती है। 1520 में राव जोधाजी ने सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया। 1520 पश्चिम राजस्थान प्रत्येक गांव में नाड़ी मिलती है। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में ये नाड़ियाँ 3 से 12 मीटर तक गहरी होती है। इनमें जल निकासी की व्यवस्था भी होती है। यह पानी 10 महीने तक चलता है भाई। 3 से 12 मीटर। एल्यूवियम मृदा, मिट्टी वाले क्षेत्रों की नाड़ी आकार में बड़ी होती है। इनमें पानी 12 महीने तक एकत्र रह सकता है। एल्यूवियम मृदा। एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर में, जैसलमेर में पानी की कुछ आवश्यकता का 38% पानी नाड़ी द्वारा प्रदान किया जाता है भाई। नाड़ी 1520 जोधाजी ने 312 मीटर। एलुवियल मृदा मिट्टी। नाड़ी वस्तुतः भू सतह पर बना एक गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल आकर एकत्रित होता रहता है। समय समय पर इसकी खुदाई भी की जाती है क्योंकि पानी के साथ गाद भी आ जाती है जिससे उसमें पानी की क्षमता कम हो जाती है। कई बार छोटी छोटी नाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 तरह से उनको पक्की कर दिया जाता है। नाड़ी बनाने वाले के नाम पर भी इनका नाम रख दिया जाता है। अधिकांश नाड़ियाँ आधुनिक युग में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। 3 से 12 1500 ईस्वी 38% जोधपुर की तरफ होती है। नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में। बावड़ी। राजस्थान में बावड़ी निर्माण की परंपरा भी प्राचीन है। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल सभी में बावड़ियों को बनाए जाने की जानकारी मिलती है। कई बावड़ियाँ वास्तुशास्त्र से बनाई जान पड़ती है। अपराजित पृच्छा ग्रंथ में अपराजित पृच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं।
अब ये क्वेश्चन आ गया, बताइए 4 प्रकार की बावड़ियों के प्रकार किस ग्रंथ में बताए गए हैं। अपराजित, प्रच्छा। अधिकांश बावड़ी मंदिरों, किलों या मठों के नज़दीक बनाई जाती थी। आवानेरी की चांद बावड़ी अरशद माता के मंदिर के साथ बनी हुई है। इस चांद बावड़ी के दोनों ओर बरामदे है ना, इस चांद बावड़ी के दोनों ओर बरामदे एवं स्नान गृह है। बावड़ियाँ पीने के पानी, सिंचाई एवं स्नान के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत रही है। राजसमंद की बावड़ियाँ वर्षा जल संचयन के काम आती है। कहीं कहीं इनमें आवासीय व्यवस्था भी रहती थी। मेघदूत में बावड़ी का निर्माण उल्लेख मिलता है। आज राजस्थान में बावड़ियों की दशा ठीक नहीं है, इसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। ये बहुत क्वेश्चन आता है भाई, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि आवानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है या फिर किस माता का मंदिर है। बांदीकुई में है ये। अरसत माता के मंदिर के साथ बनी हुई है। अब है टांका, ठीक है ना। टांका, टांका राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं। यह विशेष तौर से पेयजल के लिए प्रयोग होता है। यह सूक्ष्म भूमिगत सरोवर होता है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। कुंड जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है, इसका निर्माण मिट्टी से भी होता है और सीमेंट से भी होता है। यहाँ का भूजल लवणीय होता है, इसलिए वर्षा जल टाँके में इकट्ठा कर पीने के काम में लिया जाता है। वह पानी निर्मल होता है। यह तस्तरी प्रकार का निर्मित होता है। तस्तरी, टाँका किलों में तलहटी में घर की छत पर। टाँका किलों में तलहटी में घर की छत पर। कुंडा बोलते हैं इसको अपने यहाँ, कुंडा, कुंड। अपन कुंडा को बोलते हैं, वो यहाँ पे कुंड है। वह पानी निर्मल होता है। यह तस्तरी प्रकार का निर्मित होता है। तस्तरी, ये बताइए टाँका किस प्रकार का होता है। तस्तरी प्रकार का निर्मित होता है। टाँका किलों में तलहटी में घर की छत पर, आंगन में और खेत आदि में बनाया जाता है। इसका निर्माण सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा, सरकार द्वारा, यार छत पे है, मिट्टी से भी होता है और सीमेंट से भी होता है। यहाँ का भूजल लवणीय होता है, इसलिए वर्षा जल टाँके में इकट्ठा कर पीने के काम में लिया जाता है। यह पानी निर्मल होता है। यह तस्तरी प्रकार का निर्मित होता है। टाँका किलों में तलहटी में घर की छत पर, आंगन में और खेत आदि में बनाया जाता है। इसका निर्माण सार्वजनिक रूपों से लोगों द्वारा, सरकार द्वारा तथा निजी निर्माण स्वयं व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है। पंचायत की जमीन पर निर्मित टाँका सार्वजनिक होता है जिसका प्रयोग पूरा गांव करता है। कुछ टाँके कुंडी गांव के अमीरों द्वारा धर्म के नाम पर परोपकार हेतु बनवा दिए जाते हैं। एक परिवार विशेष उसकी देखरेख करता है। कुंडी या टाँके का निर्माण जमीन या चबूतरे के ढलान के हिसाब से बनाए जाते हैं। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या पायतान कहते हैं। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या पायतान कहते हैं। आगोर, ये बताइए आगोर या पायतान क्या है। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या पायतान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बटोरना। पायतान को साफ रखा जाता है क्योंकि उसी से बहकर पानी टाँके में जाता है। टाँके के मुहाने पर इंडू सुराख होता है जिससे ऊपर जाली लगी रहती है ताकि कचरा नहीं जा सके। टाँका चाहे छोटा हो या बड़ा उसको ढककर रखते हैं। पायतान का तल पानी के साथ कट कर नहीं जाए इस हेतु इसको राख, बजरी या मोरम से लीप कर रखते हैं। पायतान, पायतान का जल
ठीक है ना। पायदान का जल पानी के साथ कट कर नहीं जाए, इसे तो इसको राख, बजरी व मोरम से लीप कर रखते हैं। टाँका 40 से 30 फीट तक गहरा होता है। पानी निकालने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मीनारनुमा ढेकली बनाई जाती है। पानी निकालने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मीनारनुमा ढेकली बनाई जाती है जिसमें पानी खींचकर निकाला जाता है। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाँके या कुंडियाँ बनाई जाती है। ऊपर मीनार या ढेकली। ढेकली बनाई जाती है जिससे पानी खींचकर निकाला जाता है। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाँके या कुंडियाँ बनाई जाती है। खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाँके या कुंडियाँ बनाई जाती है। ठीक। पानी निकालने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मीनारनुमा ढेकली बनाई जाती है जिससे पानी खींचकर निकाला जाता है। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाँके या कुंडियाँ बनाई जाती है। 40 से 30 फुट गहरा होता है भाई ढेकली। कुंडियाँ बनाई जाती है। ठीक। एक तो यह पायदान को साफ रखा जाता है। टाँके के मुहाने पर एंडू को बोलते हैं सुराख। एंडू सुराख होता है जिसे ऊपरी जाली लगी रहती है। एंडू यानी कि सुराख होता है जिसके ऊपर जाली लगी होती है। एंडू यानी कि सुराख होता है। जैसे कि ये पानी जा रहा है, बह रहा है, जब यहाँ पे वो छेद होता है ना, ये इसको, और ये टाँका मान लीजिए, ये टाँका है ना भाई, ये टाँका है, ये पानी भरा है यहाँ पे, छोटा होता है, दिखा दूंगा। दो नई बाड़ी है ना, 2018-19 बाड़ी, वो उसमें फ़ोटो है इसका। लेकिन ये नहीं है कि इंडू किसे कहते हैं, पायदान किसे कहते हैं। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या पायदान कहते हैं। आगोर या पायदान कहते हैं। उसे आगोर या पायदान कहते हैं। आगोर। जिसका अर्थ होता है बटोरना। पायदान को साफ रखा जाता है क्योंकि उसी से बहकर पानी टाँके में जाता है। पायदान को टाँके के मुहाने पर एंडू सुराख होता है जिसके ऊपर जाली लगी रहती है। ठीक। जब आगोर या पायदान, जिसका अर्थ होता है बटोरना, एंडू यानी कि सुराख, 30-40 फीट, ढेकली, अब है भाई साहब खंडीन। खंडीन का सर्वप्रथम प्रचलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए खंडीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसलमेर। किन्होंने किया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। यह बहुउद्देशीय परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती है। खंडीन के निर्माण हेतु राज जमीन देता था। खंडीन के निर्माण हेतु राज जमीन देता था जिसके बदले में उपज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। 1/4 खंडीन निर्माण हेतु राज जमीन देता था जिसके बदले में उपज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। जैसलमेर जिले में लगभग 500 छोटी बड़ी खंडीनें विकसित है।
500। अच्छा, जैसलमेर 500 छोटी बड़ी खंडीर विकसित है जिनसे 1300 हेक्टेयर जमीन संचित की जाती है। वर्तमान में इराक के लोग भी इस प्रणाली को अपनाए हुए हैं। यह ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित होता है। इसके दो तरफ मिट्टी की पाल होती है, तीसरी तरफ पत्थर की पक्की चादर बनाई जाती है। खंडीर का क्षेत्र विस्तार 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। अच्छा, खंडीर का क्षेत्र विस्तार। पाल सामान्यतः 2 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर पानी अगली खंडीर में प्रवेश कर जाता है। सूखने पर पिछली खंडीर की भूमि में नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती है। मरु क्षेत्र में इन्हीं परिस्थितियों में गेहूँ की फसल उगाई जाती है। खंडीर तकनीकी द्वारा बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जाता है। अच्छा, खंडीर। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के 15वीं शताब्दी 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। 500 छोटी बड़ी जैसलमेर 1300 हेक्टेयर जमीन। यह ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित होता है। इसके दो तरफ मिट्टी की पाल होती है, तीसरी तरफ पत्थर की पक्की चादर बनाई जाती है। खंडीर का क्षेत्र विस्तार 5 से 7 किलोमीटर होता है। पाल सामान्यतः 2 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। 5 से 7 किलोमीटर तक होता है खंडीर का क्षेत्र विस्तार। पाल सामान्यतः 2 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। पाल सामान्यतः 2 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर पानी अगले खंडीर में प्रवेश कर जाता है। सूखने पर पिछली खंडीर की भूमि में नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती है। मरु क्षेत्र में इन्हीं परिस्थितियों में गेहूँ की फसल उगाई जाती है। खंडीर तकनीक द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है। जिस स्तर पर पानी एकत्रित होता है उसे खंडीर तथा इसे रोकने वाले बांध को खंडीर बांध कहते हैं। खंडीर बांध इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि पानी की अधिक आवन पर अतिरिक्त पानी ऊपर से निकल जाए। गहरी खंडीरों में पानी को फाटक से आवश्यकता अनुसार निकाल दिया जाता है। खंडीरों में बाहर जाने वाला जल अपने साथ उर्वरक मिट्टी बहाकर लाता है, जिससे उपज अच्छी होती है। खंडीर पायतान क्षेत्र में पशु चरते हैं। खंडीर पायतान क्षेत्र में पशु चरते हैं, जिससे पशुओं द्वारा विसर्जित गोबर मृदा भूमि को उपजाऊ बनाता है। खंडीरों के नीचे ढलान में कुआं भी बनाया जाता है, जिसमें खंडीर से रिसकर पानी आता रहता है, जो पीने के उपयोग में आता है। जल प्रबंधन कार्यक्रम में परंपरागत निर्मित प्राचीन खंडीरों का वैज्ञानिक रखरखाव होना चाहिए तथा नई खंडीर पारंपरिक तकनीकों के ज्ञान के सहारे निर्मित की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने नई खंडीर बनवाने की योजना बनाई है। वे निम्न गुणवत्ता की है जो तेज वर्षा को सह नहीं पाती एवं उनमें दरारें पड़ जाती है। पायतान आगोर या पायतान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बटोरना। जल प्रबंधन कार्यक्रम में परंपरागत निर्मित प्राचीन खंडीरों का वैज्ञानिक रखरखाव होना चाहिए। अब है भाई साहब टोबा, ठीक है ना। टोबा शायद खंडीर यार ऐसी होती है जैसे कि एरिया है ऊंचा, है ना,
एरिया यहाँ से रख लिया ना, ये दे दिया, फिर यहाँ से फिर छोटी दे दी है ना, फिर छोटी से फिर छोटी दे दी, यहाँ पर जैसे कि ऊंची दे दी है ना, ऊंची से फिर ये नीची दे दी, फिर नीची से ये नीचे दे दी। जब यहाँ से भर के ऐसे 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 जाता है ना, ऊंचाई से नीचे। टोबा, टोबा, टोबा। टोबा एक महत्वपूर्ण पारस्परिक जल प्रबंधन है। यह नाड़ी के समान आकृति वाला होता है, नाड़ी के समान आकृति वाला होता है। यह नाड़ी से अधिक गहरा होता है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण के लिए यह उपयुक्त स्थान माना जाता है। इसका ढलान नीचे की ओर होना चाहिए। टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उग जाती है जिसे जानवर चाहते हैं। प्रत्येक गांव में जनसंख्या के हिसाब से टोबा बनाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोग अपनी अपनी टोबा पर झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। टोबा में वर्ष वर्ष पानी उपलब्ध रहता है ना। प्रत्येक जाति के लोग अपनी अपनी टोबा पर झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। टोबा में वर्ष वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। टोबा में पानी कभी कभी कम हो जाता है तो आपसी सहमति से जल का समुचित प्रयोग करते हैं। एक टोबा के जल का उपयोग सामान्यतः 20 परिवार तक कर सकते हैं। समय समय पर टोबा की खुदाई करके पायतान आगोर को बढ़ाया जा सकता है। समय समय पर टोबा की खुदाई करके पायतान आगोर को बढ़ाया जा सकता है। इसे गहरा किया जाता है ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। टोबा, झालरा। झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर या पायतान नहीं होता। झालरा, झालरा। झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर या पायतान नहीं होता। झालरों का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में आता था। इनका आकार आयताकार होता है। इनके 3 और सीढ़ियाँ बनी होती थी। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध था। अधिकांश झालरों का आजकल प्रयोग बंद हो गया है। 1 मिनट है ना। झालरा, झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर पायतान नहीं होता। झालरों का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में आता था। इनका आकार आयताकार होता है। आयताकार, झालरा। झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर पायतान नहीं होता है। झालरों का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में आता था। अब ये क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए निम्नलिखित में से किसका पानी धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में आता था। धार्मिक रिवाजों और तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में आता था। झालराओ, झालराओ। ये नहीं पढ़ा भाई, नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी। इनका आकार आयताकार होता है। इनके 3 और सीढ़ियाँ बनी होती है। 1660 ईस्वी में जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध है। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध है। अधिकांश झालरों का आजकल प्रयोग बंद हो गया है। जल संचय की दृष्टि से इनका विशेष महत्व रहा है। झालरों का वास्तुशिल्प शिल्प सुंदर होता है। इनके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जनसहयोग की भी आवश्यकता है। झालरा, 1660 जोधपुर का महामंदिर झालरा।
1660 ईस्वी में। कुएं या बेरी, इसको तो जानते हैं अपन। कुएं या बेरी सामान्यतः तालाब के पास बनाई जाती है, जिसमें तालाब का पानी रिसता हुआ जमा होता है। कुएं मोटे तौर पर 10 से 12 मीटर गहरी होती है। इनका मुंह लकड़ी के फंटों से ढका रहता है ताकि किसी के गिरने का डर न रहे। इनका मुंह है। पश्चिमी राजस्थान में इनकी अधिक संख्या है। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में इनकी मौजूदगी अधिक है। 1987 में भयंकर सूखे के समय सारे तालाबों का पानी सूख गया था, तब भी बोरियों में पानी आ रहा था। 1987 के भयंकर सूखे के समय तब भी बोरियों में पानी आ रहा था। परंपरागत जल प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय ज्ञान की आपात व्यवस्था कुएं या बेरी में देखी जा सकती है। खेत के चारों तरफ मेड़ ऊंची कर दी जाती है। कुएं या बेरी में देखी जा सकती है ना। खेत के चारों तरफ मेड़ ऊंची कर दी जाती है, जिससे बरसाती पानी जमीन में समा जाता है। खेत के बीच में एक छिछला कुआं खोद देते हैं, जहां इस पानी का कुछ हिस्सा रिसकर जमा हो जाता है। इसे काम में लिया जाता है। वर्षा जल संरक्षण की शब्दावली इम्पोर्टेंट है भाई। आगोर यानी कि पायतान। वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए इसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर या पायतान बनाया जाता है। वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए इसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर यानी कि पायतान बनाया जाता है। टांका, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया होद। टांका। नाड़ी, छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भरा जाता है। नाड़ी, छोटी तलैया। टांका किसे कहते हैं? वर्षा एकत्रित करने के लिए बनाया गया होद। टांका है ना, टांका होद है। उसको अपन क्या बोलते हैं? कुंडा है ना, कुंडा, कुंडा ना होद। नाड़ी, छोटी तलाई जिसमें वर्षा का जल भरा था, ये कुंड बोलते हैं इसको अपने यहाँ। नाड़ी है ना, छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भरा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते हैं, ये कोई बात नहीं है। अपन किताब में जो लिख रहा है वो उसको याद करते हैं। वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया होद टांका। नाड़ी, छोटी तड़ाई। नेहटा या नेस्टा, नाड़ी या तालाब का अतिरिक्त जल की निकासी के लिए इसके साथ नेहटा बनाया जाता है जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ी, तालाब या खेत में चला जाए। ठीक है ना, नेहटा या नेस्टा। नाड़ी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए इसके साथ नेहटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ी, तालाब या खेत में चला जाए। नाड़ी या तालाब होती जल की निकासी के लिए इसके साथ नेहटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ी, तालाब या खेत में चला जाए। नेहटा या नेस्टा। पालर पानी, नाड़ी या टाँके में जमा वर्षा का जल। ये क्वेश्चन आ चुका है। पालर पानी। बावड़ी, वापिका, वापी, करकंदू, स्वकंदू आदि नामों से उद्घोषित है। बावड़ी, वापिका, वापी, करकंदू, सकंदू। भाई ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। वापिका। बताइए बावड़ी या फिर करकंदू किसे कहते हैं? सकंदू किसे कहते हैं? सकंदू, करकंदू, वापी और वापिका। पश्चिम राजस्थान में इस तरह के कुएं बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी को लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आई थी। जोधपुर व भीनमाल में आज भी 700-800 ईस्वी निर्मित बावड़ियाँ मौजूद हैं।
जोधपुर व भीनमाल में आज भी 700 से 800 ईस्वी निर्मित बावड़ियाँ मौजूद है। जोधपुर व भीनमाल में आज भी 700 से 800 में निर्मित बावड़ियाँ मौजूद है। भीनमाल का है, नागौर में है। बावड़ियाँ मौजूद है 700-800 ईस्वी में। पश्चिम राजस्थान में इस तरह के कुएं बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आई थी। जोधपुर व भीनमाल में आज भी 700-800 ईस्वी में निर्मित बावड़ियाँ मौजूद हैं। बेड़ी छोटा कुआं, कुइयाँ जो पश्चिम राजस्थान में निर्मित है। बेड़ी और मदार नाड़ियाँ तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई। धरती की सीमा को मदार कहते हैं। मदार की सीमा में मलमूत्र त्याग विसर्जित होता है। मदार नाड़ियाँ तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई। धरती की सीमा को मदार कहते हैं। मदार की सीमा में मलमूत्र त्याग विसर्जित होता है। मदार यानी कि बाउंड्री, ठीक है ना, एरिया कि भाई इधर इधर यहाँ से पानी जाएगा मदार में, तो यहाँ पे कोई मलमूत्र नहीं करेगा, जिससे कि इसमें साफ पानी जाए और इसको सभी पीने के लिए काम में ले सकें। मदार परंपरागत जल स्रोतों की उपयोगिता। परंपरागत जल प्रबंधन का पुनरुद्धार कर राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के समय इस प्रकार के जल प्रबंधन से समस्या का सामना किया जा सकता है। पारंपरिक जल प्रबंधन का पुनरुद्धार कर राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के समय इस प्रकार के जल प्रबंधन से समस्या का सामना किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के समय इस प्रकार के जल प्रबंधन से समस्या का सामना किया जा सकता है। पारंपरिक जल स्रोतों के माध्यम से सूखे व बावड़ी जैसे विपदा के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बना सकते हैं। सूखे व बावड़ी जैसी विपदा के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बना सकते हैं। परंपरागत जल प्रबंधन की प्रणाली कृषि का एक स्तंभ बन सकती है। परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्स्थापन से नई पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। नई पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। परंपरागत जल स्रोतों की वर्तमान में प्रासंगिकता। जल संचय और संरक्षण प्रबंधन हमारे यहाँ सदियों पुराना है। राजस्थान में खंडीन, कुंड और नाड़ी, महाराष्ट्र में बंधारा और ताल, हिमाचल में कोल। 1 मिनट। परंपरागत जल स्रोतों की वर्तमान में प्रासंगिकता। जल संचय और संरक्षण प्रबंधन हमारे यहाँ सदियों पुराना है। राजस्थान में खंडीन, कुंड और नाड़ी, महाराष्ट्र में वनधारा और ताल, हिमाचल में कुहल, तमिलनाडु में ईड़ी, केरल में सुरंगम, जम्मू क्षेत्र में पोखर, कर्नाटक में कट्टा आदि नाम जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत थे। ठीक है ना। महाराष्ट्र में वनधारा और ताल, वनधारा, हिमाचल में कुहल, तमिलनाडु में ईड़ी, केरल में सुरंगम, जम्मू क्षेत्र में पोखर, कर्नाटक में कट्टा, कैसे कर्नाटक में कट्टा आदि नाम जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत थे। ये सभी परंपरागत जल स्रोत वहाँ की पारिस्थितिकी और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर हैं। स्थानीय जरूरतों को पर्यावरण से तालमेल रखते हुए पूरा किया है। आधुनिक व्यवस्थाएं पर्यावरण का दोहन करती है। भारत में वर्षा मौसमी है, 3 महीने ही होती है। देश के 80% हिस्से में इन 3 महीनों में ही 80% वर्षा हो जाती है। बरसात का बहुत ज़्यादा पानी नदियों के माध्यम से बह जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि वर्षा के पानी को स्थानीय ज़रूरतों और भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से
संग्रहित किया जाना चाहिए। इससे भूजल का भंडारण भी हो जाता है। जल संचय की पारंपरिक प्रणालियों से लोगों की घरेलू और सिंचाई संबंधित जरूरतें पूरी होती है। साक्ष्यों से पता चलता है कि प्राचीन भारत के शासकों ने जल संचय की बेहतर प्रणालियों को अपनाते हुए जल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए नहरों का न केवल निर्माण करवाया था, बल्कि उनके रखरखाव हेतु आवश्यक प्रशासन की व्यवस्थाएं भी विकसित की थी। पारंपरिक प्रणालियों के सामुदायिक जल प्रबंधन के कारण हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होती थी। हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होती थी। इन जल प्रबंधन प्रणालियों की आज अधिक प्रासंगिकता है, जिन्होंने सूखे या अकाल के लंबे दौर में समुदायों को जीवन दान दिया है। इन जल प्रबंधन प्रणालियों की आज अधिक प्रासंगिकता है, जिन्होंने सूखे या अकाल के लंबे दौर में समुदायों को जीवन दान दिया है। जल की आधुनिक प्रणाली में कमी तब महसूस होती है जब बिजली नहीं आती है। नल में पानी सूखता है, बांध में मिट्टी भरने से पानी क्षमता नहीं रहती। उस समय पारंपरिक प्रणालियाँ याद आती है। देश के बहुत बड़े हिस्से में आधुनिक प्रणालियाँ भारी लागत की वजह से पहुँच ही नहीं सकती, अतः वहाँ लोग पीने के जल व सिंचाई के लिए परंपरागत जल प्रबंधन पर निर्भर है। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली पुराना ढांचा नहीं है, मोनापोर प्रणाली से भिन्न है। नलकूपों से भारी मात्रा में भोजन निकाला जा रहा है। सरकारी एजेंसी को यह पता नहीं कि यह सब पारिस्थितिकी है बुनियादी मानदंडों के विपरीत है। सही बात है भाई, अब सब जगह ही पानी कम हो चुका है। जहाँ पानी बहुत आता था, ठीक है ना, अब वह पानी 4 से 5 से फुट पे भी नहीं है, और कहाँ 2 से 2.5 से 100 150 फुट पे हो जाता था। हाथों में ही हो जाता, 10-15 हाथ खोदा और पानी निकला था। अब 5 से फुट खोद लेते हैं तब भी पानी नहीं निकलता है। वो यही है, भूमिगत जल स्तर नीचे जा चुका है ही नहीं है पानी। जल संरक्षण नहीं करते हैं इस वजह से। इन प्रणालियों ने सरकार पर आत्मनिर्भरता बढ़ा दी है। पारंपरिक प्रणाली में सस्ती आसान तकनीक का प्रयोग होता था, जिससे स्थानीय लोग भी आसानी से बना रख सकते थे। पानी आर्थिक विकास का बड़ा आधार है। जल प्रबंधन प्रणालियों का यदि व्यावहारिक क्षमता और समुदाय आधारित विकास करना है तो जल संरक्षण की परंपरागत प्रणाली का निर्माण आज भी प्रासंगिक है। वर्षा जल प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियों का पतन। कितना रिया है, हो गया। वर्षा जल प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियों का पतन। देश प्रदेश की परंपरागत जल संग्रहण प्रणालियाँ आज समाप्त प्राय है, उनकी अपेक्षा कर दी गई है। मौजूद जल आपूर्ति एवं जल प्रबंधन प्रणाली जरूरत के हिसाब से विफल है। जंगल कटाई के कारण जल संग्रहण क्षेत्र में मिट्टी जमने के कारण तालाब उपयोग के योग्य नहीं रह गए। तालाब क्षेत्रों में अतिक्रमण से भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है। अधिकांश कुएं सूख गए हैं। वर्षा जल प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियों का पतन। वर्षा जल प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियों का पतन। देश प्रदेश की परंपरागत जल संग्रहण प्रणालियाँ आज समाप्त प्राय है, इनकी अपेक्षा कर दी गई है। उपेक्षा है भाई, उपेक्षा और अपेक्षा में क्या फ़र्क है भाई। मैं आपसे यह अपेक्षा करती हूँ, मैं आपसे यह उपेक्षा करती हूँ। अपेक्षा ने इनकी ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए अपेक्षा का मतलब क्या है। अपेक्षा, इनकी उपेक्षा कर दी गई। मौजूदा जल आपूर्ति एवं जल प्रबंधन प्रणाली जरूरत के हिसाब से विफल है। जंगल कटाई के कारण जल ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी जमने के कारण तालाब उपयोग के योग्य नहीं रह गए हैं। तालाब क्षेत्रों में अतिक्रमण से भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है। अधिकांश कुएं सूख गए हैं। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों के पतन के कारण। विद्वान अग्रवाल एवं एस नारायण के अनुसार, विद्वान अग्रवाल
एवं एस नारायण के अनुसार जल प्रणालियों के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। बढ़ती आबादी और जल आपूर्ति की अधिक मांग, जैसे परंपरागत जल स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता, जिसके कारण से ये प्रणाली उपेक्षित हो गई। व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को सरकारी प्रोत्साहन ने परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली को रखरखाव में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को समाप्त कर दिया। खेती का व्यवसायीकरण और नकदी फसलों का व्यापकता ने ऐसी प्रणालियों को नकार दिया। उपनिवेश काल में निवेश की पद्धति ने सिंचाई की छोटी प्रणालियों की उपेक्षा की। पानी को पर्यावरण के व्यापक प्रबंधन की देन के रूप में समझने में सरकारी एजेंसियों की असमर्थता। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवस्थाओं में सामाजिक विरोधाभास इतने पैदा हो गए कि ये व्यवस्थाएं चरमरा गई। परंपरागत जल प्रबंधन में सामूहिक सहयोग अनिवार्य है। ऐसे में जब समुदाय टूट जाए तो प्रणालियों का पतन हो जाता है। यदि लोगों का परंपरागत जल प्रबंधन में स्वतः श्रम व धन का योगदान रहेगा, वहाँ पर ऐसी प्रणालियाँ काम करती रहेगी। जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कूहल जैसी पारंपरिक प्रणालियाँ आज भी मौजूद है। यदि लोगों का परंपरागत जल प्रबंधन में स्वतः श्रम व धन का योगदान रहेगा, वहाँ पर ऐसी प्रणालियाँ काम करती रहेगी। जैसे कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कूहल जैसी पारंपरिक प्रणालियाँ आज भी मौजूद है। सही बात है भाई, कूहल। क्योंकि वहाँ ज़मीन थोड़ी थोड़ी है, वहाँ ट्रैक्टर वैक्टर नहीं चलते, वहाँ खुद ही ज़मीन को जोतते हैं, तो उनके लिए इतनी सिंचाई के लिए पानी भरपूर है और वहाँ पानी बहता ही रहता है भाई साहब हमेशा, और एकदम साफ़ शुद्ध और मीठा जल। प्रदूषण बहुत कम है क्योंकि वहाँ प्राकृतिक तरीके से ही जी रहे हैं। लेकिन अब वहाँ भी ज़्यादातर पेड़ों को काटने लग गए हैं, इस वजह से समस्या आ रही है। कूहल है ना, जैसी पारंपरिक प्रणाली आज भी मौजूद है। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों का आकार भी छोटा होता था ताकि समुदाय अपने श्रम, पूंजी व ज्ञान के बूते पर इन्हें आसानी से संभाल सके। जब आधुनिक प्रणालियाँ ठीक इसके विपरीत है, जो भारी सरकारी कोष और नौकरशाही के तामझाम के बिना काम नहीं करती है। अतः राष्ट्रीय नीति लघु जल संचय प्रणालियों को और प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इससे सरकार को भी मदद मिलेगी तथा लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी होगी। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियाँ आखिर हमारी विरासत का हिस्सा है। इनमें से परंपरागत जल का स्रोत नहीं है। खंडीन, चालरा, झील, खाई नहीं है, खाई एक अलग चीज़ है ना। काला सागर तालाब किस जिले में है? काला, ये सवाई माधोपुर होना चाहिए भाई। काला सागर। सांबर झील किस जिले में? ये जयपुर है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये आंबानेरी है। यही आता है। चांद बावड़ी कहाँ है? आंबानेरी। आंबानेरी दौसा बांदीकुई में है। खंडीन का आविष्कार दौसा जिले में है। खंडीन का आविष्कार किया गया, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये और ये ओके, सेम टू सेम। जसनवीर पालीवाल ब्राह्मणों ने। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? चालरा, कुइयां बेरी, कुइयां बेरी है ना, कुइयां बेरी। राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत में होता है? टोबों में, खंडीन में, झीलों में, तालाबों में। झीलों में। राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाड़ी का निर्माण करवाया था? राजा राव जोधा जी है। नाड़ी का, इसको देख लेंगे भाई, है ना। राव जोधा जी है वैसे, है ना। आगोर या पायथन का अर्थ होता है पानी का साफ रखना, बटोरना। आगोर या पायथन, बटोरना। है ना, बटोरना। नागौर, बाड़मेर एवं जैसलमेर में अधिकांश पानी की आपूर्ति किस परंपरागत जल स्रोत से होती है? टोबा व नाड़ी में क्या अंतर है?
टांका राजस्थान के किस क्षेत्र में निर्मित किया जाता है? जालरा क्या है, समझाइए। पुष्कर झील का महत्व बताइए। मेघदूत में किस परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली का उल्लेख मिलता है? पायथा नागौर क्या है? नेटा किसे कहते हैं? मदार के बारे में आप क्या जानते हैं? आ गया ना, पायतार, नेटा, मदार। राजस्थान में महत्वपूर्ण झीलों के नामों का उल्लेख करें। खंडीन बांध और खंडीन क्षेत्रों को समझाइए। परंपरागत जल स्रोत खंडीन के बारे में बताइए। जल प्रबंधन की पारंपरिक प्रणालियों की उपयोगिता बताइए। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली आज अपना स्वरूप खोती जा रही है, कारण बताइए। परंपरागत जल स्रोतों की वर्तमान प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। ठीक, अब है ना इसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन टफ लगे हैं ना वो पार्ट तो हो चुका है अपना पूरा। पायतान, नेटा, मदार, झालरा। मदार। नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। निर्धारित की गई धरती की सीमा को नाड़ी या तालाब में वो है मैदार है। बेड़ी पश्चिमी राजस्थान निर्मित है। बेड़ी। बावड़ी वापिका, वापी, करकंदू, सकंदू। पालर पानी नाड़िया टाँके में जमा वर्षा का जल। नेटा नाड़िया तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नेटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ियाँ तालाब खेत में चला जाए। नेटा या नेस्टा। नेटा या नेस्टा नाड़ियाँ तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए जिसके साथ नेटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट दूसरी नाड़ी तालाब या खेत में चला जाए। नेटा क्या है? नाड़ी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नेटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ी तालाब या खेत में चला जाए। अतिरिक्त जल निकासी के लिए उसके साथ नेटा बनाया जाता है। नेहटा। नेटा तो ये है, पालर ये है, बावड़ी ये है, बेड़ी ये है, मदार ये है। मदार, बेड़ी, बावड़ी, पालर पानी, नेटा। अतिरिक्त जल निकासी के लिए नाड़ी, छोटी तड़ाई। टांका वर्षा जल एकत्र करने के लिए बनाया गया होद। आगोर वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के इसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर या पायतान बनाया जाता है। आगोर जैसे कि वो एरिया नहीं बनाते हैं कि दाब के गैला, वो है आगोर या पायतान। ठीक। आगोर वर्षा जल को नाड़ी या तालाब से उतारने में उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर यानी कि पायतान बनाया जाता है। वही है, खिलान जैसा है आगोर या पायतान। कुइयां बेड़ी भारत पाक सीमा से लगे जिलों में इनकी मौजूदगी अधिक है। जालरा। जालरा का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाज में सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में आता था। 1660 में निर्मित जोधपुर का महामंदिर जालरा प्रसिद्ध है। कहीं बावड़ी वास्तुशास्त्र से बनाई जान पड़ती है। अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। अधिकांश बावड़ियाँ मंदिरों, किलों या मठों के नज़दीक बनाई जाती थी।
राव जोधा जी है भाई, सही है, राव जोधा जी 1520 में सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया गया। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।